नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी। आप सभी छात्राओं का स्वागत है। हमारा ये वीडियो 8वें प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई का जो पहला टॉपिक है, रंगमंच का विकास, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत में रंगमंच की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और एक लंबा सफ़र तय करके हिंदी रंगमंच आज तक की स्थिति को पहुंचा है। तो इसके विकास को समझने के लिए हम इसे कुछ चरणों में विभक्त करते हैं। पहला, भारतेंदु से पूर्व का युग। दूसरा, भारतेंदु युग। तीसरा, प्रसाद युग। और चौथा, प्रसाद के बाद का युग। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले नाटक का परिचय हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है, जिसमें भरत मुनि ने नाटक और रंगमंच से संबंधित सभी पक्षों पर व्यापक चर्चा की है। भारतेंदु के समय से पूर्व रंगमंच की कुछ अन्य शैलियाँ प्रचलित थी, जैसे स्वांग, नौटंकी, रामलीला, रासलीला इत्यादि। हिंदी रंगमंच संस्कृत, लोक और पारसी, इन तीनों की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जो नाट्य शब्द का प्रयोग किया है, वो केवल नाटक के रूप में नहीं किया है, बल्कि एक व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, दर्शक आदि सारे पक्ष आ जाते हैं। और भारत में जब संस्कृत रंगमंच पृष्ठभूमि में चला गया, लेकिन उसके बाद भी लोक रंगमंच की एक लंबी परंपरा चलती रही, जिसमें नौटंकी, रासलीला, रामलीला, स्वांग, ख्याल, यात्रा, नाच तमाशा, ये सारे लोकप्रिय नाट्य रूप जनता में प्रचलित थे। इसके साथ साथ पारसी रंगमंच ने भी हिंदी रंगमंच के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ था। यदि हम भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में व्यापक पैमाने पर न सिर्फ नाट्य लेखन हुआ, बल्कि उनके मंचन के लिए भी प्रेरणा मिली। स्वयं भारतेंदु जी ने नाटक लिखने के साथ साथ अभिनय के केंद्र में एक संस्था की तरह वो कार्यशील रहे थे। भारतेंदु से पूर्व भी पारसी रंगमंच व्यावसायिक स्तर पर सक्रिय हो गया था और भारतेंदु जी ने भी सक्रिय होकर पारसी रंगमंच के समानांतर एक अव्यावसायिक रंगमंच का आरंभ किया। ये बात ध्यान देने की है कि पारसी रंगमंच व्यावसायिक स्तर पर नाटकों का मंचन करता था, लेकिन भारतेंदु जी ने अव्यावसायिक रंगमंच का प्रारंभ हिंदी में किया। भारतेंदु जी ने हिंदी रंगमंच के विकास में परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समन्वय किया। संस्कृत नाट्य परंपरा के महत्वपूर्ण तत्वों को उन्होंने लोक नाट्य परंपरा के साथ समन्वित किया और इस तरह से हिंदी रंगमंच के विकास को तीव्र गति प्रदान की। भारतेंदु ने अपने नाटकों को ज़्यादा से ज़्यादा अभिनय बनाए जाने पर बल दिया। उनके नाटकों में पात्र योजना, भाषा, संवाद, रंग संकेत और अभिनेता, इन सब का ध्यान रखा गया है। भारतेंदु जी के बाद हिंदी रंगमंच में प्रसाद जी का अवतरण होता है और जब प्रसाद ने हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में
जब नाट्य लेखन शुरू किया, उस समय उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो ये कि हिंदी में गंभीर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों का अभाव था। तो प्रसाद जी ने गंभीर साहित्य नाटक लेखन पर बल दिया और रंगमंच को निर्देशक एवं अभिनेता की प्रतिभा पर छोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। और इससे पहले, प्रसाद जी से पहले हम देखते हैं कि नाटक लिखा जा रहा था रंगमंच के लिए, क्योंकि वहाँ पारसी थिएटर में जाकर उसने व्यावसायिक रूप ग्रहण कर लिया था। पहली बार नाटक को प्रसाद जी ने साहित्यिकता प्रदान की थी। प्रसाद जी के नाटकों में अति नाटकीयता और गीतों की बहुलता, ऐसा माना जाता है कि पारसी रंगमंच से प्रभावित थी। प्रसाद जी ने भी पाश्चात्य रंग परिकल्पना से प्रभाव ग्रहण किया है, लेकिन उनका जो कंटेंट है, जो नाटक है, वो पूर्णतया साहित्यिक था। प्रसाद जी के बाद हिंदी रंगमंच का व्यापक विस्तार हुआ और प्रशिक्षित रंगकर्मियों के द्वारा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाने लगा, जिससे अनेक नाटक संस्थाएं जन्मी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी थिएटर की। पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी थी। इसकी स्थापना कर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। पृथ्वी थिएटर देश के इसी तरह हिंदी रंगमंच की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। इस समूह ने प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर बल दिया और लोकमंच के तत्वों को आत्मसात करते हुए इसने नुक्कड़ नाटकों के मंचन को लोकप्रिय बनाया। आज़ादी के बाद 1960 तक सैकड़ों प्रगतिशील नाटकों का मंचन इप्टा द्वारा किया गया। आली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, रागेंद्र रघुवंशी, रामविलास जी शर्मा, रांगी राघव, उपेंद्र नाथ अश्क, ऐसी महान हस्तियां इप्टा से जुड़ी रही थी। बलराज साहनी इप्टा के एक महत्वपूर्ण अभिनेता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रंगमंचीय संस्था है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसकी स्थापना अप्रैल 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी। इस विद्यालय ने न सिर्फ देश की महत्वपूर्ण रंग प्रतिभाओं और निर्देशकों को जन्म दिया, बल्कि हिंदी के नाटकों को मंचित करने और रंगमंच के विकास करने में भी 1960 के बाद ऐतिहासिक दायित्व निभाया है। इसके प्रथम निदेशक इब्राहिम अलकाजी ने हिंदी नाटक और रंगमंच को नगण्य और उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर बहुत बड़े फलक पर प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण काम किया था। तो कहना न होगा कि सांस्कृतिक औद्योगिकरण एवं कलाओं के व्यावसायीकरण के दौर में भी हिंदी रंगमंच को संभालना और उसको संगठित रखना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके साथ ही अनेक संगीत और नाटक अकादमियों ने हिंदी रंगमंच के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1967 से 1977 तक का समय हिंदी नाटक और रंगमंच का अत्यंत सक्रियता और गतिविधियों से भरपूर रहा। रंगकर्म को तीव्र गति मिली, प्रयोगशीलता और उत्साह से नवीन कृतियों का सृजन हुआ और देशी विदेशी कृतियों का अनुवाद, उनका नाट्य रूपांतरण हुआ। किंतु बच्चों, यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो रंगमंच की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकती। वर्तमान में भारतीय सिनेमा ने रंगमंच को रिप्लेस कर दिया है। उत्तर भारत में ऐसी ही निराशाजनक स्थिति हमें दिखाई देती है, लेकिन दक्षिण भारत में अब भी लोग
जैसे हम सिनेमा का टिकट खरीद कर फिल्म देखने जाते हैं, वैसे ही लोग नाटकों के टिकट्स खरीद कर बाकायदा नाटक देखने के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी रंगमंच की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। और एक बात बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रंगमंच को समझने के लिए, उसकी प्रक्रिया, उसके स्वरूप को समझने के लिए हमें लाइव नाटक देखने चाहिए। उदयपुर में भी भारतीय लोक कला मंडल में, शिल्पग्राम के दर्पण सभागार में और भी अन्य संस्थाएं, नाट्य मंडलियाँ अनवरत नाटकों का प्रदर्शन करती है। रंगमंच पर नाटक खेले जाते हैं। तो हमें इन नाटकों में जाकर देखना चाहिए कि एक नाटक जब रंगमंच पर खेला जाता है तो किस तरह के रंगमंचीय प्रभाव उस पर आते हैं। ये ज़्यादातर नाटक जो हैं वो निःशुल्क प्रदर्शित किए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम चूँकि हिंदी नाटक और रंगमंच पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए इन फ्यूचर, भविष्य में, आप जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तब आप इन नाटकों को ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।